आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप लगातार सुन देख रहे हैं हर जगह कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो कास्ट सेंसस करवाएगी, यानी जातिगत जनगणना होगी। ये जातिगत जनगणना होगी जो हर 10 साल में जनगणना होती है सामान्य रूप से, और पिछली बार होनी थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो पाई थी। तो अब वो जातिगत जनगणना होगी। सरकार ने फैसला ले लिया। विपक्ष बहुत सालों से, पिछले 3 सालों से लगातार मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और यही वजह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई वहां पर जातीय जनगणना कराई गई, जिसमें से एक राज्य है तेलंगाना। और तमाम लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, या जिज्ञासा भी है उनमें, कि ये जातिगत जनगणना जब की जाएगी तो जाति तो जाहिर सी बात से पूछी ही जाएगी कि भाई कौन जात हो, लेकिन उसके साथ तमाम और सवाल पूछे जाएंगे ये समझने के लिए कि किस जात के लोग कितनी सरकारी नौकरियों में है, कितना कितनी वेल्थ है उनके पास, कितना पैसा है उनके पास, अपनी जमीन है या नहीं है। तो हर जाति की जो आर्थिक हालत है और सामाजिक हालत है उसका भी पता लगाया जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस हुआ, जातिगत जनगणना हुई, उसका फॉर्म भी दिखाते हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस की प्रवक्ता नाविका हर्षे भी हैं, जो कि इस प्रक्रिया में सरकार का, तेलंगाना सरकार का हिस्सा भी रही हैं और उनको पता है तमाम चीजें। तो कल हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सरकार से कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, और तेलंगाना हमारा एक मॉडल है जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर जातीय आधार पर लोग कहां पर हैं। शुक्रिया नविका, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो फॉर्म पर आने से पहले आपसे एक सवाल कि अभी जो जातिगत जनगणना है तेलंगाना में वो किस मुकाम पर है? अभी क्या जनगणना पूरी हो गई है, डेटा कलेक्शन हो रहा है, अभी करंटली पोजीशन क्या है? शुक्रिया सर, मुझे रेड मैट पर बुलाने का। तो अभी तेलंगाना का जो सर्वे है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, डेटा कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो चल रहा है अभी डेटा एनालिसिस चल रहा है। और अभी सरकार ने एक नई कमीशन भी बनाया है जो तेलंगाना के काफी डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम करेगी। तो उसमें वो लोग ये सर्वे को भी देख रहे हैं। तो अभी जो है डेटा आ चुका है, मोटा मोटा रिजल्ट भी हम लोगों ने दे दिया है। और जो रिजल्ट थे वो फ्लोर में भी फ्लोर के लीडर्स को भी दिया गया था। तो अभी इसमें ज्यादा डिटेल में अभी जो एनालिसिस है वो अभी चल रहा है, डिटेल एनालिसिस चल रहा है। तो हम लोग फॉर्म पर आते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपसे पूछें, किस तरीके से जानने की कोशिश की, किस तरीके से बनाया गया। ये वो फॉर्म है जो जातिगत जनगणना का, स्क्रीन पर जिसको आप देख रहे हैं, और यही फॉर्म लेकर के घर घर जाकर के लोगों की जाति और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश की है तेलंगाना सरकार ने। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि ये नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, घर मंडल कौन सा है, और ग्राम पंचायत कौन सी है, हैबिटेशन क्या है, वार्ड, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपसे ली जाएंगी। सेकंड कॉलम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिस पर हम चर्चा करते हैं। नाविका, इसमें ये जो रिलीजन भी पूछ रहे हैं, इसके बाद सोशल कैटेगरी और कास्ट। तो नाम, है। रिलीजन, सोशल कैटेगरी, कास्ट, अदर ऑल्टरनेट नेम्स ऑफ कास्ट, यानी, और इसके बारे में बताइए कि धर्म पूछा, सोशल कैटेगरी से क्या मायने हैं? आप लोगों ने जब ये फॉर्म बनाया तो सोशल कैटेगरी क्या है इसमें? तो धर्म तो हो गया, अगर आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जी। ईसाई है। सोशल कैटेगरी जो है वो है एससी, एसटी, ओबीसी, ओसी। ये जो कैटेगरीज जो हम लोग सरकारी फॉर्म्स में इस्तेमाल ठीक करते है। हैं या गवर्नमेंट, जो वो है। और ये जो है ये हर धर्म में होता है, क्योंकि कई बार काफी हमारी तेलंगाना में तो काफी बीसी क्रिश्चियन होते हैं और काफी मुसलमान भी बीसी होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वो कैटेगरी भी लिया। उसके अलावा ये जो मेन मुद्दा है, हम लोग जाति देखना चाहते हैं। तो हर सोशल कैटेगरी में कितनी जातियां आ रही हैं।
तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि काफी मुसलमान और क्रिश्चियन भी बीसी में आते हैं, पर काफी ऐसे दलित और बहुजन लोग भी हैं, दलित लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, बट उनको बीसी में डाला गया है। पर अगर आप उनकी जाति देखें तो वो उनको एससी में आना चाहिए। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने कैटेगरीज बनाए हैं, उनमें सोशल कैटेगरी में जाति कैसे फिट हो रही है, क्योंकि सोशल कैटेगरी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। अगर आप बीसी में देखेंगे तो आप एक तरफ ऐसे बीसी है जो लैंडलॉर्ड्स है, और एक दूसरी तरफ आप देखेंगे बीसी है जो ऑलमोस्ट लैंडलेस और काफी गरीब होते हैं। उन पे फर्क कैसे पता करें? हम लोग को ये जो बारीक फर्क होते हैं सोशल कैटेगरी में, वो पता करने के लिए हम लोगों ने जाति भी पूछा। ऑल्टरनेट नाम हम लोगों ने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार एक जाति एक जगह एक नाम से जानी जाती है, पर किसी और गांव में दूसरे नाम से जानी जाएगी, या एक ही जिला में कई बार फर्क पड़ जाता है, या एक जिले से दूसरे जिले में जब हम जाएंगे जिले में, तब आपको नाम में फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग ये देखना चाहते थे कि कितना सिमिलैरिटी है इन नामों में, ताकि अगर वो नाम हमारे कोड में नहीं है तो ऑल्टरनेट नाम के साथ हम लोग उनको जोड़ सके। तो बेसिकली मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल कैटेगरी में भी, ताकि कोई चूक ना हो जाए। इसमें फिर बात सोशल कैटेगरी, फिर वो कास्ट जो मेन सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें स्टार भी लगाया हुआ है, यानी वो जवाब लेना ही लेना है कास्ट के बारे में। तो इसमें ये तो एक कॉलम है, जब आपके लोग गए वहां पे तो क्या सवाल कैसे पूछते हैं? सीधे पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, आप किस जात से हो, या फिर कुछ और चीजें भी इसके साथ साथ पूछते हैं? ये फॉर्म के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसमें एक है कि अगर आपकी जात को किसी और नाम से जाना जाता है तो वो भी आप बताएं। इसके जानने के पीछे क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, शायद इस कास्ट सेंसस के बाद ओबीसी में बहुत सारी कास्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। क्या यही वजह है कि आप लोग बहुत एहतियात के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं कि ओबीसी में तमाम जातियां हैं जो अभी शामिल नहीं है, जो कहते हैं कि हमें शामिल किया जाए, उनके वो कहीं ना मिस हो जाए? यही वजह है कि ये आप ऑल्टरनेट नाम भी पूछ रहे हैं? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अभी आप बीसी में हैं, बीसी में कितने कास्ट हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ये भी तो देखना है कि बीसी में, मैंने जैसे कहा बीसी बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, इसमें हर तरह के जात आते हैं। जैसे तेलंगाना में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ मुन्नूर कापू है जो जितना जमीन उनको इनके पास होता है कई बार। तो अगर आप और अगर आप पद्मशालियों को देखें तो उनके पास कम होता है, मतलब उनसे भी काफी कास्ट ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो अगर आप बीसी कह रहे हैं, आपका नाम, आपका जात का नाम आप बोल रहे हैं कुछ, और उसका अगर आप ऑल्टरनेट नाम भी दे रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नाउ कंपेयर कि आप बीसी में हैं, बट आपका जो एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर दैट पर्टिकुलर कास्ट इस लेवल पे है। तो इसका मतलब है तो कि आप बीसी में हैं, बट आपके जो फीचर्स है वो एससी या एसटी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिले। तो हम जाति के लेवल तक देख सकते हैं कि क्या फायदा हुआ है इन चीजों का, कि क्या पॉलिसीज जा रही हैं, क्या गवर्नमेंट जो अब तक कर रही थी उसका कुछ फायदा हुआ है या नहीं। तो वो डिटेल में जाने के लिए हम लोगों ने जाति और जाति के ऑल्टरनेट नाम दोनों दिए हैं। ठीक है, अगला जो फॉर्म है पार्ट 1 का, अगर आप देखें जो सवाल 15वां है, टाइप ऑफ स्कूल, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। स्कूल किस तरीके का है? इफ ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, क्लास एट विच ड्रॉप्ड आउट, यानी अगर आपने स्कूल छोड़ा है तो किस कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी। एजुकेशनल डिटेल्स बताएं, कितना पढ़े हैं आप, इन विच मीडियम हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिचुएटेड। ठीक है, ये तो शिक्षा के बारे में आप लोग सवाल कर रहे हैं। इसके बाद वाला जो जो पर्सनल डिटेल ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड और हाउस होल्ड मेंबर्स का है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में कुछ चीजें हम जरूर जानना चाहेंगे। इसमें ये है कि आप पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, अभी आप क्या काम करते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेशन स्लैश एम्प्लॉय, देन प्रोवाइड डिटेल्स, आप उसके डिटेल्स मांग रहे हैं।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद काम करते हैं, उसका डिटेल्स मांगा आपने। बिजनेस, रियल स्टेट, एंटरप्रेन्योरशिप, देन प्रोवाइड एनुअल टर्नओवर, यानी आप सालाना आय भी पूछ रहे हैं कि साल में अगर आप धंधा कर रहे हैं तो आपकी सालाना आय क्या है। आप पूछ रहे हैं कि अगर आप डेली एज वर्कर हैं और तो बताइए किस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप ये काम कर रहे हैं। तो काफी डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि इसे आपको जात ने पहले पूछ ली और फिर शायद इन सवालों के जरिए आप जानना चाह रहे हैं कि किस जात के लोग किस तरीके के कामों में है। जैसे इसमें है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो 24वां नंबर है, कि पारंपरिक रूप से क्या आप करते आ रहे हैं, क्या वो काम अब भी कर रहे हैं इतनी पीढ़ियों बाद। जैसे अगर कोई माली है तो क्या आप आज भी उसी गार्डनिंग का काम करते हैं, वो जानने की कोशिश है। या दूसरे जो काम होते हैं जातियों के, जाति स्पेसिफिक, वेदर कंटिन्यूइंग, यानी आप अपना ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डिड यू कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज ड्यू टू ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका मतलब बताइए कि जो आप परंपरागत काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, उसके जरिए आपको कोई बीमारी हुई है। इस सवाल के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए, अगर आप देखें ना, कुछ पारंपरिक जो काम है वो वो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। जैसे अगर आप हैंडलूम में देखें, जहाँ पे वो लोग डाइस के साथ काम करते हैं, रंग के साथ काम करते हैं, वो रंगों में केमिकल होता है, वो केमिकल लोगों पर असर करता है। वैसे ही अगर आप देखें, अगर चमार है, वो जूता बना रहे हैं, वो लेदर टैनरीज में काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनके स्वास्थ्य और सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग अपनी पारंपरिक इसमें लगे, ऑक्यूपेशन में अभी भी लगे हुए हैं, और उसके क्योंकि आप उसी ऑक्यूपेशन में हैं, उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे क्या असर हो रहा है। और अगर आपके स्वास्थ्य पे वो असर हो रहा है, तो देखिए, वो एक मल्टी जनरेट, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का इंडेक्स उस तरीके से देखें, तो देन दैट पर्सन, उसका एजुकेशन कम रहता है, वो अपने पारंपरिक काम में है, और उससे उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य के लिए पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। तो हमें एक टोटल पिक्चर मिलता है कि आप कैसे जी रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कास्ट सर्वे नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है। तो हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, वो कैसे आपकी जिंदगी में असर कर रहे हैं, हाउ आर दे प्लेइंग आउट इन योर लाइफ टू मेक श्योर योर व्हाटएवर इज योर लाइफ दैट यू आर लीडिंग राइट नाउ, वो कैसे हो रहा है, वो कैसे बीत रहा है। इसमें आपने पूछा है कि सालाना आय कितनी है, आप इनकम टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, ये सवाल आपने पूछे हैं। इसके है। बाद आपने पूछा है कि यही जो ये इकोनॉमिकल डिटेल्स आप जान, इकोनॉमी है, आर्थिक हाँ, जानकारी आप जुटाना चाह रहे हैं लोगों की। इसमें आप, डू यू ओन अ लैंड, यानी आपके पास क्या जमीन खुद की है। धरनी पासबुक के बारे में, राइट पासबुक नंबर, ये धरनी पासबुक के बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाए, ये क्या है धरनी पासबुक। तेलंगाना स्पेसिफिक का कुछ लग रहा है हमें ऐसा। हाँ, जी बिल्कुल। धरनी पासबुक जो है, एक धरनी पोर्टल करके एक पोर्टल था, जो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर रहे थे उसके द्वारा। ये केसीआर, जब बीआरएस की सरकार थी तब उन्होंने ये शुरू किया था। तो उसके द्वारा जो भी जमीन तेलंगाना में है, उसको डिजिटल रिकॉर्ड्स में उनको लाया गया था, और जो आपके पास जमीन है वो उस पासबुक में दिखाई देता है। बट इस पोर्टल में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि काफी लैंड जमीन जो है, जो फॉरेस्ट राइट्स की, या फिर अगर आप पे अपना प्रॉपर पेपर्स नहीं दिखा पा रहे थे, या कई लोगों का ऐसा भी हुआ है कि सब कुछ था फिर भी उनका नाम नहीं आया। बट इसीलिए हम वो प्रोग्राम निकाल के अब हम दूसरा प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं तेलंगाना में। तो जब हम लोग ये सर्वे कर रहे थे, तब हमारे पास यही एक डिजिटल रिकॉर्ड था, इसलिए हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। अभी जो हमारा नया रिकॉर्ड आ रहा है, हम उसके द्वारा भी ये फिर से चेक कर पाएंगे कि वो पोर्टल, धरनी पोर्टल में जो था, वो हमारे साथ अगर वो मिल रहा है या नहीं। तो वो एक पोर्टल है जो डिजिटल रिकॉर्ड्स को, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करता है। तो हम लोग ये देखना चाहते थे कि आपके पास कितनी जमीन है, और इसलिए हम लोग धरनी पोर्टल का आपका पासबुक देख रहे थे। ठीक है, इसमें आप पूछ रहे हैं हाउ लैंड, अगर आपके पास जमीन है तो क्या पट्टा लैंड है या असाइन लैंड है, सरकार द्वारा दी गई है, फॉरेस्ट एक्ट में जी मिली है,
लैंड का टाइप भी पूछा है, वेट लैंड है, ड्राई लैंड है, फैलो लैंड है, सोर्स ऑफ इरिगेशन पूछा है आपने, हमें ये भी, और अगर आपके पास धरनी पासबुक नहीं है, क्योंकि आप, जैसे मैंने अभी कहा था कि धरनी पासबुक में, धरनी पोर्टल में बहुत सारी गड़बड़ थी, तो आप, हो सकता है कि आपके पास पट्टा लैंड हो पर उसका डिटेल्स नहीं है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास पासपोर्ट है, पासबुक है या नहीं, और अगर नहीं हो तब भी हम लोग बाकी डिटेल्स दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं हुआ है पर जमीन आपके पास है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड्स में हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने वो दोनों क्वेश्चंस रखे थे। जी जी। इसके बाद जो अगला है पर्सनल डिटेल्स और हाउस होल्ड मेंबर्स का, ये जो है ये काफी दिलचस्प है। इसमें आप जानना चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है नहीं मिला है। अगर देखेंगे पहला सवाल, इसको फुल स्क्रीन कर दें। बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण से कितना लाभ मिला है। एजुकेशनल बेनिफिट, यानी शिक्षा में क्या आपको रिजर्वेशन मिला तो उससे फायदा मिला आपको, क्या आपको रिजर्वेशन के चलते हुए जॉब मिली है, वो सवाल पूछा गया है। नेम्स ऑफ स्कीम्स बेनिफिटेड फ्रॉम गवर्नमेंट इन लास्ट 5 years, मतलब जो पिछले 5 सालों में सरकारी क्या स्कीमों का लाभ मिला है आपको। और अगर आप SC ST, बैकवर्ड कास्ट और EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ये भी काफी दिलचस्प है। तो आप ये आरक्षण का लाभ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जरिए आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे, क्योंकि BC बैकवर्ड कास्ट या क्लास इतना बड़ा है, तो वो शायद एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने जब आप डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे। शायद देख भी रहे होंगे कि भाई किस जाति के लोग कितना रिजर्वेशन का लाभ उठा पा रहे हैं। ये एक बहुत मतलब पॉलिटिकली एक बहुत दिलचस्प, हमारे पत्रकारों के लिए तो बहुत दिलचस्प है कि भाई मान लीजिए कि वो बोलेंगे कि भाई हम तो लोअर कास्ट से हैं, हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन देखिए दूसरी कास्ट वालों ने इसका लाभ ले लिया, या वाल्मीकियों ने लाभ ले लिया, जाटव नहीं ले पा रहे हैं। ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और मतलब मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि सरकारें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती हैं। तो बहुत, तो किस जाति को कितना लाभ मिला ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। जी, आपने बिल्कुल सही बोला, और इसमें BC ही नहीं, आप अगर SC ST देखें ना, तो कई हर राज्य में तो यही बात होती है कि कुछ जातियों को इसमें ज्यादा लाभ मिला है और कुछ को कम मिला है। तो तेलंगाना में ये था कि जो SCs में माला है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं, क्योंकि वो सरकारी नौकरियां मिली, स्कूल में एडमिशन मिला वगैरह वगैरह। बाकी जो SC कास्ट है उनको उतना बेनिफिट नहीं मिला। और वैसे ही ST में भी अगर आप देखेंगे तो कई लोग कहते हैं कि देखिए लंबाडा ट्राइब जो है उनको बहुत मिल गया, बट जो असल में जंगलों में रहते हैं, जैसे कोंड या गोया वगैरह, उनको नहीं मिला। इससे हम ये देखना चाहते हैं कि SC ST में भी या BC में भी किस जातियों को क्या लाभ मिला, किन जातियों को लाभ मिला, कितना कितना लाभ। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सवाल रखा। मैं एक और बात और ये यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ये जब हम लोगों जी ने ये क्वेश्चन डिजाइन किया था, तो ये डिटेल्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस से हुआ था। तो हमने काफी सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की, काफी प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स जो कास्ट पे काम करते हैं उनकी सलाह ली। तो जो क्वेश्चनर भी था हमेशा हम लोग उसको बहुत बढ़ाते रहे। जैसे कि वो लैंड का जो क्वेश्चन था, जमीन का जो क्वेश्चन था, वो सिविल सोसाइटी के लोगों ने कहा कि देखिए ये भी तो हो सकता है कि आप कहेंगे कि धरनी पोर्टल में है पर उनके पास पोर्टल में नहीं है पर उनके पास कागज है, ऐसे कई चीजें भी हो सकती है। तो वो एक सवाल उनकी तरफ से आया था। वैसे ही रिजर्वेशन के जो लाभ है, क्या आरक्षण के लाभ सबको आए हैं या नहीं, ये देखने के लिए भी ये सारे जो प्रश्न थे हम लोगों को, ये सिविल सोसाइटी कंसल्टेशन, एकेडमिक कंसल्टेशन, और फिर हम लोगों ने बिहार का सेंसस भी देखा था उस टाइम पे, कर्नाटका का भी सर्वे देखा था, उस सब पे हम लोगों ने आधारित करके ये सर्वे तैयार किया। ठीक है। अगला जो है वो भी काफी है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कितना है, वो जानने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से ये जब होगा तो ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने अपनी जात बताई और बताइए कि आप क्या कभी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, पब्लिक लाइफ में आप क्या कभी कोऑपरेटिव के मेंबर रहे हैं, पार्षद रहे हैं, किसी NGO में रहे हैं, ऑफिस बेरर रहे हैं। शायद ये जानने की कोशिश है कि किस जाति का
कितना रिप्रेजेंटेशन है देश की राजनीति और देश की जो संस्थाएं हैं जहां पर चुन करके या मनोनीत होकर के आया जाता है। और इसमें एक और बहुत दिलचस्प सवाल है, जब हम देख रहे थे, आप लोग माइग्रेशन के बारे में भी पूछ रहे हैं नाविका, कि क्या हाँ। आप दूसरे देश या दूसरे राज्य में चले गए हैं, किस देश में गए हैं, किस स्टेट में गए हैं, वो भी बताइए। और रीजन भी पूछ रहे हैं कि भाई राज्य छोड़ करके जाने की वजह क्या है। ये सवाल पर बताइए, ये जानने के पीछे मंशा क्या है कि अगर छोड़ के गए हैं तो क्यों गए हैं, किस राज्य में गए हैं, ये क्यों जानना चाह रहे हैं आप लोग? एक चीज जो हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत सारे, एक तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन बहुत होता है कि आपके जो गांव है या आपका जो जिला है वहां पे कुछ आमदनी नहीं है, या फिर फैमिन हो जाता है, कुछ है हो जाता है, तो दूसरे राज्यों में लोग जाके काम करते, तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, उनको धकेला मजबूरी में। सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उसी तरह अब कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के बिजनेस में होते हैं, हैदराबाद में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अमेरिका में जाते हैं। तो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपकी कमाई डॉलर्स में हो रही है, तो वो जब रिमिटेंसेस भी वापस आते हैं तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। क्योंकि माइग्रेशन से हमें ये पता चलता है कि कैसे वो इकोनॉमिकली आगे जा रहे हैं या उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। माइग्रेशन से क्या हो रहा है? Is it an exploitative system or is it something based out of choice which is increasing? और जो आपने वो रिप्रेजेंटेशन की बात की, सांसद है या विधायक है, ये भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये देखना है कि कितने लोग देश के निर्णय, जो लॉज हम लोग बना रहे हैं देश में, कितने लोग उसमें भागीदारी है, कितने लोगों की भागीदारी है उसमें, कि हम लोग वी माइट बी द लार्जेस्ट कास्ट इन तेलंगाना बट हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली, तो फिर व्हाट वी वांट इज नेवर रिप्रेजेंटेड। So to see कि आप what is wanted by the caste is that being represented at the policy and law making level. So इसीलिए हम लोगों ने ये दो क्वेश्चंस भी ऐड किए। जी। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि घर है नहीं है, लोन है नहीं है, तो फाइनेंशियली कितने डिस्ट्रेस में है, काम है, घर है, ये सब सारे सवाल पूछे। आखिर का एक सवाल है जो 56 सवाल है, जो बहुत ही दिलचस्प है। उसमें पूछा जा रहा है कि आर द फैमिली मेंबर्स अलाउड टू विजिट लोकल टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस एंड अदर वर्शिप प्लेसेस फ्रीली विदाउट एनी इंटिमिडेशन और डिस्क्रिमिनेशन। यानी क्या छुआछूत या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, तो क्या आपको वहां पर जाने से रोका जाता है? अगर आपको जाने दिया जाता है तो क्या वहां पर आपके साथ अलग व्यवहार किया जाता है? ये भी जानने की कोशिश की है, क्योंकि जाति के साथ आता है एक सामाजिक ताना बाना भी। वो सामाजिक ताना बाना जिसने सैकड़ों साल दलितों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। वो सामाजिक ताना बाना जिसमें आज भी दलित जब घोड़ी चढ़ रहा होता है तो उसको पीट दिया जाता है और उसको जाने नहीं दिया जाता है। हाल ही में इंदौर में हमने देखा कि मंदिर जा रहे थे शादी में, वो मंदिर नहीं जाने दिया, दलित था। तो वो शायद एक जानने की कोशिश है कि डिस्क्रिमिनेशन कितना है आज भी समाज में। जी नाविका। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम वही देखना चाहते थे कि क्या आज भी लोगों को ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस की वजह से उनको मुश्किल होती है, क्या आज भी ये हो रहा है? क्योंकि हम लोगों को हमेशा बताया जाता है कि आजकल आई मीन जो ऑपोजिशन है वो तो हमेशा कहते हैं कि जात पात अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है, हम सब एक है, हम सब एक हिंदू सब एक है, बट वो सच में है या नहीं वो तो हमें पूछ कर ही पता चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने पूछ लिया, ठीक इस है सवाल को भी पूछ लिया। नाविका, आखिरी सवाल आपसे। और चूंकि आप डिसीजन मेकिंग में रही हैं, क्वेश्चनर में भी और उसको करवाने में भी, और अब कल राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कि अगर ये जातियां मिला करके, क्योंकि ओबीसीज का अभी तक काउंट नहीं हुआ है और वो जो हुआ भी वो उसका डेटा सामने नहीं आया है, तो इस बार आएगा। तो आप लोग क्या तेलंगाना में तैयार हैं जो रिजर्वेशन की कैप है 50 से, उसको बढ़ा करके 75 या 80% भी करनी पड़ सकती है, जिस तरीके का डेटा अभी तक आप लोगों के पास आया है, उसको लेकर के क्या चर्चा है? क्या आप लोग राजनीतिक तौर से पर तेलंगाना में कंफर्टेबल है वो करने के लिए? और राहुल गांधी तो करवाएंगे ही ऐसा लगता है।
आपने अगर देखा हो तो तेलंगाना असेंबली में हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि 50% का कैप निकाला जाए और हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी है, रेवंत रेड्डी गारू जी आके उन्होंने दिल्ली में भी धरना किया था इस बात पर। तो हम लोग तो तैयार हैं, अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, बट हम लोग तो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है। तैयार है। देखिए, नाविका ने बता दिया है कि स्टेट का लिमिटेड रोल है, क्योंकि वो कैपिंग सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है और बाकी सेंट्रल के हाथ में है। यानी अब सेंट्रल ने किया है, और जो हमने क्वेश्चनर आपके सामने दिखाया, वो हम ये दिखाने की कोशिश है कि जब जातीय जनगणना होगी तो आपसे किस किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, जिससे ये पता चले कि किस जाति के लोग किस स्थिति में है आज की तारीख में, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर। उनको नौकरियां मिली हैं, नहीं मिली हैं, वो अपने शहर में रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो बहुत डिटेल तरीके से जाना जाएगा हर जाति का हाल। यानी अब पिछले अगले कुछ साल देश में आप जातीय आधारित राजनीति पर चर्चा जरूर देखते आएंगे, और जिसके ओबीसीज में नंबर ज्यादा होंगे वो अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा, जिसके कम होंगे वो कहेगा कि भाई ऐसा क्यों हमारे साथ किया जा रहा है। तो बहुत कुछ होना है, ऐसा नहीं कि तेलंगाना में भी सब आराम से हो जाएगा। जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो वहां पर भी बैकलैशेस होंगे। बाकी तो अच्छी बात है, हम लोग जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जातिगत जनगणना के और उससे संबंधित आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू नाविका फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू द रेड माइक। थैंक यू।